है क्या, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट लगा के छोड़ देते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से कुछ हो सकता है। We assume that there was a constant in the function which due to differentiation got eliminated. So when someone says what is integration of 2x, so I say x square plus k. Why? This k is some constant. What is that constant? I don't know. वो situation के ऊपर। हर टाइम यही करना पड़ेगा जब Every इंटीग्रेशन करेंगे? time, yes, every time you have to put a constant of integration. Because integration में constant तो आना ही आना है, कुछ भी करो। भाई सर, ये Constant of integration। कांस्टेंट को एलिमिनेट कैसे करेंगे फिर? अब बता रहा हूँ ना, एलिमिनेट नहीं करते बेटा, उस कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अच्छा। वो कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं करते, कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई एक इंफॉर्मेशन दी रहती है, ठीक। चलो बताता हूँ कैसे। अब जैसे ax को इंटीग्रेट किया, vx आया, -2t + k हो गया। अब आप सोच रहे हो k का वैल्यू क्या है। इस एक्सप्रेशन में अगर आपको v और t दोनों की वैल्यू बता दो मैं, कि जब t इतना तो v इतना, तो वो सब्स्टिट्यूट करके k एस्टिमेट नहीं हो जाएगा? हाँ सर। ओके, तो कांस्टेंट फिर t कितना भी हो, k तो k ही रहेगा। इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू वहां पे कुछ दी रहती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कुछ दी है इनिशियल वैल्यू? हाँ दी है ना। एट t = 0 x and y component of velocity are equal. At t = 0 x and y component of velocity are equal. तो मैंने सोचा यार t का वैल्यू 0 है, ठीक है, और vx कितना है? vx उतना ही है जितना vy है, और मैंने vy पे ध्यान दिया तो vy तो कांस्टेंट लिखा होता, vy is always 3। मैं समझ गया, मैंने कहा ठीक है, जब इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो 3 = 0 + k, तो इस हिसाब से k का वैल्यू 3 आ गया। यस, समझा सर, समझा। तो k का वैल्यू 3 हो गया, तो इस हिसाब से vx क्या हो गया? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज -2t + 3। चलो अच्छी बात है। अब vx के हेल्प से x कैसे निकालोगे आप? vx के हेल्प से x कैसे निकालेंगे? उसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो चलो फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। -2t का इंटीग्रेशन -t² + 3t + अ कांस्टेंट k। ये न्यू कांस्टेंट है, ये के वो के अलग होंगे, ऐसा नहीं कि ये सारे के एक आने वाले हैं, ये के कुछ अलग के होगा। सो x = -t² + 3t + k2। समझा ये स्टेप? समझा सर। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k2? इसकी वैल्यू कैसे निकालें? ये k1 था, k1 की वैल्यू मिल गई, k2 की वैल्यू कैसे निकालें? क्या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में t और x का कॉम्बिनेशन दिया हो कि जब t इतना तो x इतना, ऐसा कुछ दिया क्वेश्चन में? हाँ सर, उन्होंने एट t = 0 पे पोजीशन दी है पार्टिकल। पोजीशन दी है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है पोजीशन? x कोऑर्डिनेट 3 है, करेक्ट। तो t = 0 x = 3, जरा पुट कर दो यहाँ पर, 3 0 0 = k2, k2 का वैल्यू 3 होगा। So x = -t² + 3t + 3, ये x, ठीक है। so x कोऑर्डिनेट आ गया। चलो अब y कंपोनेंट में, x डायरेक्शन में जो जो तीन ही चीज होती है, किसी भी डायरेक्शन में तीन चीज होती है क्या? पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बाकी तो सब खेल है, वो सब निकल आया ना। हियर x कंपोनेंट, अगर मोशन का मैं स्टडी करता था तो आई नो एक्सेलरेशन, आई नो वेलोसिटी, आई नो पोजीशन, तो हो गया मेरा काम। अब y कंपोनेंट पे चलते हैं। y कंपोनेंट में कुछ दिया ही नहीं था, वेलोसिटी दी थी, v is 3, तो ay कितना हो गया? Velocity along y-axis is given. What is acceleration along y? हेलो सर, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन आएगा।
डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ, Zero. तो 3 का डिफरेंशिएशन 0। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वैसे ही कांस्टेंट है, मतलब उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। बच्चा ले देखे y, तो y बता दो भाई कैसे निकालेंगे। vy पता है, vy से y आ जाएगा। क्या मिलेगा vy से y से? how will you obtain y from vy? Great integration. इंटीग्रेट कर दो तो 3 का इंटीग्रेशन 3t हो गया प्लस कांस्टेंट k3 हो गया। अब k3 की वैल्यू ढूंढनी है, तो k3 क्या है? 3 -2 -2 at t equals to 0 पोजीशन में y का वैल्यू -2 था, सॉरी -2 at t is equal to 0 k3 is y is equal to -2, तो -2 is equal to 0, फिर k3 का वैल्यू -2, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 3t -2। सब कुछ मिल गया है। अब मैं आपको पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ। पोजीशन वेक्टर इज -t² प्लस 3t प्लस 3i प्लस 3t माइनस 2j। मैं आपको वेलोसिटी वेक्टर लिख के दिखाता हूँ। वेलोसिटी वेक्टर इज -2t प्लस 3i प्लस vy कितना है? vy is 3j। एक्सेलरेशन वेक्टर लिख के दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन वेक्टर इज -2i प्लस 0। ये आंसर। आ रहा है? हाँ समझा सर। अब जो मर्जी निकाल लो। क्वेश्चन में क्या पूछा था? पोजीशन है t इक्वल्स टू 3, यहाँ पर t की जगह 3 डाल लो। -9 प्लस 9 गया 3i, 3 3 जा 9। नो, पोजीशन आई तो -9 प्लस 9 गया 3i प्लस 3 3 जा 7j, 3i प्लस 7j। हेलो, आई आस्क पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर इज दिस, तो t इक्वल्स टू 3 ना, 3 स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, -9 प्लस 9 कैंसिल, 3i, 3 3 जा 9 -2 7, 3i प्लस 7j। हाँ सर। यस सर। Now velocity. The velocity is 3 2 is 6 minus 6 plus 3 minus 3 minus 3i plus 3j. The velocity at t equals to 3 is minus 3i plus 3j. इक्वल Velocity approaches acceleration. एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, ये क्या मतलब है उसका मैं समझाता हूँ। सपोज करो एक एग्जांपल है, मोशन इन 2 डायमेंशन में वेलोसिटी वेक्टर इज 2i minus 3j एंड एक्सेलरेशन इज समझो 6i, ऐसा कुछ भी लिख देना। एक्सेलरेशन इज 6i, मतलब इनिशियल वेलोसिटी किधर है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है 2 minus 3, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इधर जा रहा है, और एक्सेलरेशन किधर है 6i, एक्सेलरेशन इधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा? यस सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है मैंने, राइट, एंड वेलोसिटी दे रखी है मैंने एट सम इंस्टेंट। तो मेरा क्वेश्चन है क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा? अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी ऐसे चलते रहते, पार्टिकल ऐसे चलता रहता स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो ये धीरे 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 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आएगा। ये इसका मतलब है। मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सपोज करो एक चीज कांस्टेंट दे रखी है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन final velocity at t seconds is velocity at 0 seconds plus acceleration into time. This is by definition of acceleration. Final velocity minus initial velocity upon time, right?
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वही जूनियर प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, v is equal to u plus at when acceleration is constant, v is equal to u plus at। एक केस दिया है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड्स इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसमें तो डाउट आना नहीं चाहिए आपको, कैसे डाउट आ रहा है? हाँ हेलो, तो इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी एट t सेकंड्स इज व्हाट? वेलोसिटी एट 0 सेकंड्स माइनस 2i प्लस 3j प्लस एक्सेलरेशन है 6i इंटू टी। तो ये क्या बन गया? 2i प्लस 6it, तो 2 प्लस 6ti माइनस 3j। ठीक है, समझा? यस सर। ओके, अब देखो t की वैल्यू बढ़ाते हैं हम लोग, t की वैल्यू बड़ी करते हैं, इनफिनिट तक लेके जाए। तो जब t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 है, तो 2i माइनस 3j आया वेलोसिटी। t की वैल्यू 10 करके देखो, 62, सॉरी क्या बोल रहे हो? स्टेप आपने करवाई वो वापस समझाइए। See, velocity at t seconds is velocity at 0 seconds plus acceleration into time, right? यस सर। यहाँ पे v at 0 seconds दिया था, acceleration 6i है। यस सर। i के टर्म्स दो हैं, तो 2 प्लस 60i लिखा माइनस 3j लिखा। ओके सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, t की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले 0 डाली t की वैल्यू, तो 2i माइनस 3j, फिर मैंने बोला t का वैल्यू 10 डाल दो, तो 62i माइनस 3j हो गया। अभी जरा 100 कर दो, 602i minus 3j। 602i माइनस 3j, जरा 1000 कर देते हैं, तो 6002i माइनस 3j। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड में समझाता हूं। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालना, मैग्नीट्यूड चलो छोड़ देना, या मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 62 के आसपास आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 602 के आसपास आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 6002 के आसपास आएगा। चलो इग्नोर दिस, मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं करते, जो मैं आपको समझाना इंटरेस्ट नहीं चाहिए। मेरा इंटरेस्ट है आपको कंपोनेंट्स के हेल्प से समझाना। 2 और माइनस 3, 2 माइनस 3 ये डायरेक्शन कहलाएगी, राइट? 62 और माइनस 3 कैसी डायरेक्शन कहलाएगी? 62 एंड माइनस 3 ये डायरेक्शन कहलाएगी, नहीं? 602 और माइनस 3, 602 एंड माइनस 3 वो ये डायरेक्शन कहलाएगी। 6002 माइनस 3 कैसे? 6002 माइनस 3। आपको नहीं लग रहा ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ही तो हो गई? कौन सी बड़ी बात है? हाँ सर। 0 भाई ये तो बहुत अलग डायरेक्शन थी, ये थोड़ी थोड़ी एक्स एक्सिस के पास आ गई, ये एक्स एक्सिस के और पास। अरे ये तो ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस ही हो गई ना। हाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अलोंग आती जाएगी। ये एक्स एक्सिस नहीं था, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन था, एक्स एक्सिस ये कहना चाह रहा हूं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था जेई में, रिसेंटली आया। एक्सेलरेशन इधर दिया होता कि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्स इन दिस डायरेक्शन, हमेशा ये कोई डायरेक्शन दी थी 150 डिग्री, एंड वेलोसिटी is of constant magnitude, नहीं, velocity x in this direction. Initial velocity is along x axis. Initial velocity is 6i and velocity, sorry, acceleration दिया होता इस डायरेक्शन में कुछ something √3 something ऐसा कुछ दिया था, और आपको इसमें बताना था कि जो पाथ आएगा वो कैसा होगा। तो ये पाथ जो होगा आपका धीरे 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 घूमते 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 ऐसा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका हमेशा इधर है, तो धीरे 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 वेलोसिटी भी ऐसी है। एट इनफिनिट टाइम एक्सेलरेशन वेलोसिटी विल बी इन सेम डायरेक्शन।
सो ये इसका मतलब है क्या, वेलोसिटी अप्रोचेस एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, नहीं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है तो v वेक्टर इज इक्वल टू u प्लस at वेक्टर, नहीं, तो इसमें टाइम बढ़ता जाएगा तो जो डायरेक्शन होगी वो a वेक्टर के अलोंग आते जाएगी, ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो बाद में क्या हो जाएगा, v वेक्टर a वेक्टर पैरेलल हो जाएगी इनफिनिट टाइम पे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ना लास्ट टॉपिक एक्सेलरेशन का। Tangential and normal component of acceleration. Normal component of acceleration. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके ऊपर, बट चलो अपने सिलेबस में लकीली नहीं होता है, राइट। इवन एडवांस में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, तो अपन थोड़े से क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलग है। एक्सेलरेशन बड़ी अजीब सी चीज है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मोशन इन टू डायमेंशन। ये एक्सेलरेशन है, ये एक पाथ है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऐसा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऐसा है, पॉइंट अलग नहीं लेता, थोड़ा सा कहाँ पे लेना, ऐसा लेना, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऐसा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो कभी कभी वो लोग एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व करने बोलते हैं, कैसे कैसे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कभी कभी इसको आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करने बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वाई कंपोनेंट। कभी कभी टैंजेंट, इस पॉइंट पे ये टैंजेंट है, दिस इज टैंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट, कभी कभी वो आपको इसी एक्सेलरेशन को टैंजेंट एंड नॉर्मल के अलोंग रिजॉल्व करने बोलते हैं, कभी एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व करने बोलते हैं, कभी वो आपको टैंजेंट और नॉर्मल के अलोंग रिजॉल्व करने बोलते हैं। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so sometimes they will ask you to resolve along x and y, तो वहां पे हम लोग कैसे लिखते हैं, a वेक्टर इज axi प्लस ay j। कभी कभी बोलते हैं नहीं मजा आ रहा है, आप तो एक काम करो, इसको टैंजेंट एंड नॉर्मल के अलोंग रिजॉल्व करो, so at and an, at को बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, an इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। सवाल ये है कि बोलेंगे क्यों, क्यों बोलते हैं भाई, क्या जरूरत क्या है, इससे काम नहीं हो रहा था, मेरे सारे सम्स तो इससे सॉल्व हो जा रहे थे ना, क्यों? मुझे मोशन इन 2D समझने के लिए मैंने सोचा था अच्छा होगा अगर x और y के अलोंग अलग अलग स्टडी कर लो, तो x के अलोंग समझ लूंगा अलग से, y के अलोंग अलग से, तो दो लाइन के अलोंग। अब ये नया क्यों रेजोल्यूशन निकाल रहा है, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही है, AT एंड AN, टैंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, तो इसमें जो रेजोल्यूशन आने वाला है दैट इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन, राइट। जैसे x और y के अलोंग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वैसे टैंजेंट एंड नॉर्मल आर आल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो एक्सेलरेशन जो टैंजेंशियल कंपोनेंट है, नॉर्मल वो दोनों परपेंडिकुलर आने वाले हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही कहलाते हैं। बट सवाल ये है कि लाए ही क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इनकी। तो चलते हैं चेंज इन वेलोसिटी की तरफ, याद करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था। अगर आपको याद हो, वेलोसिटी में चेंज इन सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, नहीं याद है? Yes, yes, sir. Velocity may change in sense of magnitude as well as it may change in sense of direction.
इसका मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, इसका डायरेक्शन भी बदल सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जब बदलता है तो एक्सेलरेशन होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, नहीं? तो एक्सेलरेशन, जब मैग्नीट्यूड बदलता है तो एक्सेलरेशन होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आज पहली बार पढ़ेंगे कि इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन acts along tangent, acts along tangent, पहली चीज। दूसरी चीज, arises due to change in magnitude of velocity। ये है रटने वाली के बहुत जरूरी चीज है यानी कि tangential component of linear acceleration acts along tangent and it arises due to change in magnitude of velocity। ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आता है, राइट? एंड एक होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, बहुत खास है, जो आज तक आपने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ने जा रहा है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक, ये कहाँ लगता है? एक्ट अलोंग नॉर्मल, ये नॉर्मल के अलोंग लगता है, ये टेंजेंट के अलोंग नहीं लगता, ये नॉर्मल के अलोंग लगता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगता है, राइट? एंड दिस अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लकीली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं इसके ऊपर वो आपके सिलेबस में नहीं आते, ना जेई में, ना एडवांस, मतलब एडवांस में आई कैन नॉट से दे कैन आस्क, ओलंपियाड में भी दे कैन आस्क, बट अब तक तो मैंने बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन इसके नहीं देखे, इजी पूछते। ओके, सो वापस से जाते हैं हम लोग। मैंने बोला आपको कि समटाइम्स दे विल आस्क यू टू रिजॉल्व एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है? Sometimes they will ask you to resolve acceleration along x-axis as well as along y-axis। तो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना हमने सीखा हुआ, हम कर लेंगे। एक नया रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन आता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आते हैं, they will ask you to resolve acceleration along tangent and normal। क्यों भाई, क्यों करते हैं? वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की वजह से भी चेंज होती है, वेलोसिटी डायरेक्शन। जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आता है, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, एंड दैट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट एंड इट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग नॉर्मल एंड अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ सर। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या आ रहा है समझ में? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करता हूँ। नहीं सर, आ रहा है समझ में। ओके, सो AT किसकी वजह से आता है? AT arises ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये होगा d by dt ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कोई पूछे आपसे व्हाट इज AT, तो AT क्या है? AT is d by dt of magnitude of velocity। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। So what is dv by dt? ये क्या है? What is dv by dt? सर ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का। पक्का? हाँ सर, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं ना। हम इसमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या की भी बात कर रहे हैं? की भी बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी।
तो की भी बात कर रहे हैं ना, सिर्फ डायरेक्शन की बात तो नहीं कर रहे ना यहाँ पे। तो ये ना टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना नॉर्मल कंपोनेंट है, ये टोटल एक्सेलरेशन है, ये एक्चुअल एक्सेलरेशन है। मैंने थोड़ी ना बोला था कि ए एन इज डीवी बाई डी टी, मैंने तो बोला था ए वेक्टर इज डीवी बाई डी टी। यस सर, समझा। So if I say dv by dt, dv vector by dt, then it is actual net linear acceleration. This is net acceleration, total acceleration, right? But when I said d by dt of component magnitude of velocity, then actually I'm talking about tangential component. ठीक है, चलो ये मिल गया, ये मिल गया, तो क्या an मिल जाएगा? ये देखो ये पाथ है, टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर होता है, नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल के अलावा होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता है, इधर कहीं होता है नेट एक्सेलरेशन, इधर होता है एटी वेक्टर, इधर होता है एन वेक्टर। और एटी और एन तो जो चाहे कर लो, वो तो परपेंडिकुलर होंगे, कि एक टैंजेंट और एक नॉर्मल है, वो तो परपेंडिकुलर ही होंगे। तो नेट एक्सेलरेशन इज एटी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो यहां से आपको एन मिल जाएगा। तो एन इज वन, an is root of a square minus at square। at अगर कोई पूछे तो d by dt of magnitude of velocity, ठीक। dv वेक्टर by dt पूछे मतलब क्या है, तो आप समझ जाओ कि वो लीनियर एक्सेलरेशन की बात है, dv by dt is लीनियर एक्सेलरेशन। फिर an क्या है, तो a वेक्टर ऐसा है, इसको दो डायरेक्शन में जब रिजॉल्व करते हैं, इधर at आता है, इधर an आता है, right? So a square is at square plus an square. That is an is root of a square minus at square. Is it clear? Yes sir. अब देखो, in vector form we say a vector is at vector plus an vector. वो इत्तेफाक है कि at and an are perpendicular, therefore पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर आ गया, राइट? आ रहा है समझ में? Yes Yes sir. sir. यस सर। ओके, ना अब मैं आपको कन्विंस कराने की कोशिश करूंगा एटी के बारे में। एटी के बारे में मैं आपको कन्विंस कराता हूँ। ये एक फैन है, ये एक फैन है, जस्ट वांट टू कन्विंस यू। ये सबने पढ़ रखा है जूनियर क्लास में, F इक्वल्स टू m है, जिधर फोर्स लगाओगे उधर एक्सेलरेशन आता है, ये सबको पता है। इस फैन की ब्लेड की स्पीड बढ़ाने के लिए आप फोर्स कैसे लगाते हो? ऐसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो। ये टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, ये नॉर्मल है, और ये along the line, सॉरी वही मतलब टुवर्ड्स राइट वाला। हाँ, ये टैंजेंट के along जब फोर्स लगाते हो आप, तो स्पीड बढ़ती है, राइट? तो जब टैंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है और उससे स्पीड चेंज होती है। ऐसा करने से स्पीड नहीं चेंज होगी, राइट? लेकिन जब डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि फोर्स लगा, जैसे कि रस्सी लिया आपने, जैसा स्ट्रिंग एंड एन ऑब्जेक्ट टाइड टू द स्ट्रिंग एट वन एंड, ये ऐसा जा रहा था, आपको घुमाना है, तो आप ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, घूम जाता है, फिर ऐसा फोर्स है, फिर घूम जाता है, फिर ऐसा फोर्स है, फिर घूम जाता है, फिर ऐसा फोर्स है, फिर घूम जाता है, ऐसा फोर्स लगाता है। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, वो फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है। हेंस नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आता है, दैट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन direction of velocity. So this was this is an example I have given you to convince yourself. मतलब नेक्स्ट चैप्टर आते आते मैं आपको और अलग तरीके से और अच्छे से कन्विंस करा दूंगा, बट जब तक वो नेक्स्ट चैप्टर नहीं आता, सर्कुलर मोशन तक नहीं पहुंचते, तो इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पे आपको मैं कन्विंस कर रहा हूँ, y at arises due to change in magnitude of velocity, y an arises due to change in direction of velocity। भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड बढ़ानी है, फैन है ऐसा, तो मैं उसके टेंजेंशियली फोर्स लगाता हूँ, अभी उसके नॉर्मल के अलावा फोर्स नहीं लगाता। तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये इसकी स्पीड बढ़ेगी,
तो speed increases due to change in speed increases due to tangential force. Hence, tangential acceleration arises due to change in magnitude of velocity. अगर डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो आई एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, राइट? तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाने से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ सर. Okay. So I'll stop here.